बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग चैप्टर 51 की पार्ट 4 की वीडियो को। इससे पिछले पार्ट की वीडियो में हमने फोटो रिसेप्टर्स यानी कि रॉड्स एंड कोन्स की डिटेल्स को देखा। फिर हमने कहा हॉरिजॉन्टल सेल्स किस तरह से लेटरल इनहिबिशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हम बायपोलर सेल्स को देख रहे हैं कि इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास डीपोलराइजिंग बायपोलर सेल्स होते हैं और दूसरे हाइपर पोलराइजिंग बायपोलर सेल्स होते हैं। अब डीपोलराइजिंग और यानी कि बात यह है, जब ऊपर से एक्साइटेशन आएगी तो कुछ बायपोलर सेल्स डीपोलराइज हो जाते हैं यानी कि एक्साइट हो जाते हैं और आगे एक्साइटेशन पहुंच जाते हैं, और कुछ बायोपोलर सेल्स हाइपर पोलराइज हो जाते हैं यानी कि इनहिबिट हो जाते हैं और आगे इनहिबिशन पहुंच जाते हैं। सही के बाद अब इसकी क्या वजूहत होती हैं? दो तरह की वजूहत हो सकती हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है बायोपोलर सेल्स दो मुख्तलिफ खसलतों के पाए जाते हों, इनकी किस्में ही दो फ़र्क हो, एक ने हमेशा एक्साइट ही होने और एक ने हमेशा इनहिबिट ही होने, तो एंटायरली डिफरेंट टाइप की बायोपोलर सेल्स हो। एक तो ये वजह हो सकती है, और दूसरी ये हो सकती है कि बायोपोलर सेल्स तो एक ही तरह के होते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वो जो हॉरिजॉन्टल सेल्स है ना, उनकी इनोवेशन कुछ ऐसी है कि कुछ बायोपोलर सेल्स को हॉरिजॉन्टल सेल्स इनहिबिट कर रहे होते हैं और कुछ बायोपोलर सेल्स को डायरेक्टली एक्साइटेशन मिल रही होती है। तो ऐसे सर्किट वगैरह की वजह से हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ बायोपोलर सेल्स हमेशा डीपोलराइज होते हैं और कुछ बायोपोलर सेल्स हाइपर पोलराइज हो रहे होते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये जाहिर सी बात है विजन में भी हेल्पफुल होता होगा कि यकीनी तौर पे हम जो एक इमेज बना पाते हैं उसमें हमारे पास एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स की वजह से मिला जुला के बना पाते हैं हम। एक तो ये फ़ायदा हो गया इस एक्साइटेशन और इनहिबिटरी का होने का कि हम जो विजुअल इमेज है वो दोनों की वजह से बना सकते हैं। दूसरा ये हम कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से लेटर इनहिबिशन में भी रोल प्ले करता होगा कि ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे आपके पास स्टिमुलस आ रहा है, जहाँ पे लाइट आ रही है, तो वहाँ पे आपके पास डीपोलराइजिंग बायपोलर सेल्स एक्साइट होते होंगे और साइड वाली जगह पे हाइपर पोलराइजिंग बायपोलर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते होंगे। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि ये विजन में लेटर इनहिबिशन वगैरह में रोल प्ले करता होगा। फिर बायपोलर सेल्स के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एमाक्राइन सेल्स। ये अगले सेल्स थे। अब एमाक्राइन सेल्स की वो बता रहे हैं ड्राइवरी बहुत सारे टाइप्स है, तकरीबन 30 टाइप्स जो है वो हम देख चुके हैं अभी तक, मतलब बेतहाशा किस्में हैं, और इनमें से तकरीबन 6-7 मुख्तलिफ फंक्शंस चेक कर चुके हैं हम। यानी इतने मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई साहब? कुछ एमाक्राइन सेल्स तो सीधी सी बात है एक डायरेक्ट रॉड पाथवे का हिस्सा है, यानी कि रॉड से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको आगे पहुंचाने में दरमियान में रास्ता रोल प्ले कर रहे हैं, मैसेज को आगे पहुंचा रहे हैं। कुछ एमाक्राइन सेल्स तो ऐसे हो गए। फिर कुछ एमाक्राइन सेल्स ऐसे हैं कि जब भी कोई कॉन्टिन्यूस विजुअल सिग्नल आ रहा होता है, कॉन्टिन्यूस लाइट आ रही होती है, तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो जाते हैं। सही के बाद फिर कुछ ऐसे हैं कि जब भी लाइट ख़त्म होती है, ऑफसेट होती है, बंद हो रही होती है, हल्की हो रही होती है, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला एमाक्राइन सेल है, जब भी लाइट कम हो रही होगी ना, ज़्यादा एक्साइट होगा, जब लाइट बढ़ रही होगी ये वाला ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा। फिर इस तरह कुछ एमाक्राइन सेल होते हैं जो कि जब भी लाइट चेंज हो रही हो, सिंपली या चेंज इन इल्यूमिनेशन, चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, जैसे मर्जी हो, तो बस उन्होंने ज़्यादा लाइट के चेंज होने पर ज़्यादा एक्साइट हो जाना है। फिर कुछ एमाक्राइन सेल ऐसे हैं जो कि डायरेक्शनल सेंसिटिव होते हैं, जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, कुछ चीज़ इधर से उधर गई है, तो मतलब आपके जो फील्ड ऑफ विजन है उसमें कुछ चीज़ मूव की है, तो ये मूवमेंट के नतीजे में ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक तरह के इंटर न्यूरॉन्स हैं, और आप देखो कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालाइज होना शुरू हो गई। हम कहते हैं ना ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं, ब्रेन एनालाइज करता है ये क्या चीज़ है क्या, तो बेसिकली इसी तरह मतलब वैसे तो एनालाइजेशन ब्रेन में ही हो रही होती है, लेकिन कुछ ना कुछ एनालाइजेशन आप देख सकते हो कि एमाक्राइन सेल्स भी कर रहे हैं। अब 6-7 किस्मों के एमाक्राइन सेल्स हो गए हैं। जब लाइट बढ़ रही है तो कोई और एमाक्राइन सेल एक्साइट हो रहे हैं, जब लाइट कम हो रही है तो कोई और एक्साइट हो रहे हैं, जब कोई चीज़ मूव करे तो कोई और एक्साइट हो रहे हैं। तो देख रहे हो ना, हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता कैटेगराइज करना शुरू हो गए हैं कि भाई किस तरह का सिग्नल आ रही है, तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता एनालाइज हो रही है। सही होगी बात? ऑल राइट जी, तो हमने जनाब वाली यहाँ पे देखो जनाब एमाक्राइन सेल्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास गैंग्लियन सेल्स। तो गैंग्लियन सेल्स को डिस्कस करते जाने वाली गैंग्लियन सेल्स। अच्छा, एक तो बात ये रॉड्स एंड कोन से काफ़ी कम होते हैं। वो कहते हैं हमारे रेटिना के अंदर मिसाल के तौर पे 100 मिलियन रॉड्स और 3 मिलियन कोन्स होती हैं, लेकिन गैंग्लियन सेल सिर्फ 1.6 मिलियन। इसका मतलब है कि एक गैंग्लियन सेल कई रॉड्स और कई कोन से मैसेज को रिसीव कर रहा होता है। सही होगी बात? अब इसका थोड़ा सा हम इसकी जो मैंने डायग्राम थी वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है जाने वाली, दरमियान में हमारे पास होता है फोविया, और फोविया के अंदर हमारे पास पतली पतली कोन्स होती हैं। वैसे तो ये सारी जो ब्लू वाली बनाई मैंने ये कोन्स हैं, लेकिन पेरिफेरी में आपके पास काफ़ी मोटी मोटी कोन्स होती हैं, लेकिन फोविया की बिल्कुल पतली पतली सी कोन्स होती हैं ताकि हाई विजुअल एक्विटी हो सके। अब होता ये है कि फोविया में तकरीबन हर कोन के साथ एक सेल मौजूद होता है, एक गैंग्लियन सेल होता है। अब यहाँ पे ना ये हमारे पास रेटिना है ना, अब ये अगर रेटिना तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नीचे हमारे पास फाइबर्स होने थे, यहाँ पे गैंग्लियन सेल होने थे, तो मैं अब इसको यहाँ पे डिटेल अंदर तो जा नहीं सकता इसके, तो मैंने ये किया कि ये रेटिना तो मैं इसको यूँ करके यहाँ पे मैंने शो कर दिया। ये समझ लो साइड से हम रेटिना को देख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास पूरा रेटिना मौजूद है, हम उसको ये साइड से देख रहे हैं। दरमियान में फोविया है,
फोविया में बारीक 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 कोन्स मौजूद है हमारे पास, और बाकी फिर ये ग्रीन वाले हमारे पास रॉड्स मौजूद हैं, और ये ब्लू वाले हमारे पास कोन्स मौजूद हैं, और ये ऑरेंज वाले हमारे पास गैंग्लियन सेल्स हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि रॉड और कोन डायरेक्टली गैंग्लियन सेल्स तक नहीं जाते, ये रॉड्स और कोन से सिग्नल्स जो होते हैं वो बायोपोलर सेल्स तक जा रहे हैं, फिर बायोपोलर सेल्स से बायोपोलर सेल्स तक जाते हैं, फिर गैंग्लियन सेल्स तक जाते हैं, या कई दफ़ा रॉड से बायोपोलर सेल्स, फिर एमाक्राइन सेल्स, फिर गैंग्लियन सेल्स। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके शो कर दिया। अब देखो हो बेसिकली क्या रहा है, फोविया के रीजन में तकरीबन जितने कोन्स हैं उतनी ही आपके पास गैंग्लियन सेल्स होते हैं। तो एक सेल एक गैंग्लियन सेल को एक्साइट कर रहा है, एक सेल एक गैंग्लियन सेल को एक्साइट कर रहा है, ठीक है। फोविया के रीजन में तो ये सूरत हाल है। जैसे जैसे आप साइड पे जाते रहते हो तो हर गैंग्लियन के साथ ज़्यादा फाइबर्स अटैच होना शुरू हो गए। इस गैंग्लियन को 2 रॉड्स हैं, इस गैंग्लियन पे 2 रॉड्स एक कोन है, इस गैंग्लियन सेल पे को 5 6 7 8 रॉड्स हैं और एक कोन है। समझ रहे हो बात को। तो आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे हम पेरिफेरी में जाते रहते हैं, हर गैंग्लियन सेल पे ज़्यादा नंबर ऑफ रॉड्स होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू होते हैं। अब यहाँ की विजुअल इक्विटी बहुत अच्छी होगी, यहाँ की विजुअल इक्विटी इतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों? देखो यहाँ की देखो वो जो रेजोल्यूशन होती है ना एक तरह से, अब अगर ये वाला न्यूरॉन मैसेज को लेके गया ब्रेन तक, तो ब्रेन को पता है कि एग्जैक्ट इस जगह पे करके लाइट पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। इस यहाँ वाली जगह के लिए अलग न्यूरॉन है, फिर यहाँ वाली जगह के लिए अलग न्यूरॉन है, समझ रहे हो। जबकि अगर ये वाला न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाता है तो ब्रेन कहता है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी लाइट पड़ी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। समझ रहे हो बात को। तो यह कितना बड़ा, अब वो जो आपकी रेजोल्यूशन होती है, मोबाइल की रेजोल्यूशन होती है, वो जो बिल्कुल छोटे डब्बे होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। तो छोटे डब्बे होंगे उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, उतनी क्लियर इमेज ब्रेन में बनेगी, और अगर बड़े बड़े डब्बे हैं वो उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर ये वाले काम होंगे आपके पास। ये वाली बात समझ में आ गई जनाबे वाली। अच्छा, अब इसकी वजह से होता है एक और काम भी है, वो क्या, यहाँ पे यानी कि फोविया में आपकी लाइट की जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी कम होगी। किस तरह से, एक बाइपोलर सेल या एक गैंग्लियन सेल को एक्साइट करने के लिए सिर्फ एक ही रॉड है, सॉरी एक ही कोन है, समझ रहे हो बात को। और कोन वैसे भी थोड़ी मुश्किल से एक्साइट होती है, जबकि ये जो जब आप पेरिफेरी में देखते हो तो एक तो यहाँ पे है रॉड्स बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्साइट हो जाती है डिम लाइट में। अगर लाइट बहुत थोड़ी भी है तो रॉड एक्साइट हो जाती है। इनके तो रोडॉप्सिस वगैरह होता है, ये तो बने भी डिम लाइट के लिए हैं, ये तो पैदे अंधेरे के लिए हुए हैं। तो एक तो रॉड्स एक्साइट बड़े जल्दी होते हैं, और दूसरा आगे गैंग्लियन सेल को एक्साइट करने के लिए बेतहाशा रॉड्स हैं, तो इनकी कन्वर्जेंस भी हो रही है। तो यानी कि ये जो है ये बहुत सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द रेटिना है। जब लाइट बिल्कुल डिम भी हो जाएगी ना, तब भी कुछ ना कुछ हद तक रॉड एक्साइट हो जाएंगे, और अगर ये सारे रॉड थोड़े थोड़े भी एक्साइट हो गए ना, तो ये अपने इस गैंग्लियन सेल को एक्साइट कर लेंगे। इसी वजह से डिम लाइट के लिए पेरिफेरल रीजन ऑफ द रेटिना रोल प्ले कर रहा होता है, डिम लाइट को अच्छा देखने के लिए, और जो कलर्ड लाइट हो गई या ब्राइट लाइट है ये वो, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कोन्स है जो आपके फोविया में है, जो कि बहुत अच्छी विजुअल एक्यूटी को देती हैं। अच्छा, डिम लाइट में विजुअल एक्यूटी इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत क्लैरिटी ऑफ इमेज नहीं होती। उसकी रीज़न यही है ना कि डिम लाइट को देखने के लिए रॉड रिस्पॉन्सिबल है, और रॉड से इतनी अच्छी क्लैरिटी विजन आपको देनी तो नहीं कोई नहीं है। ओके बात रहने वाली। और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हुए थे, आई होप इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अच्छा, अब वो डिस्कस करते हैं जी ये जो गैंग्लियन सेल्स हैं इनकी भी कुछ टाइप्स है। वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ अर्ली स्टडीज़ हैं वो हमने अभी यहाँ पे इंसानों की तो बात नहीं हो रही, बहरहाल क्या हमने 3 तरह के टाइप्स देखी है हमने। वो होते हैं जी गैंग्लियन सेल्स, कुछ डब्ल्यू सेल होते हैं, कुछ एक्स सेल होते हैं, कुछ वाई सेल होते हैं। जो डब्ल्यू सेल होते हैं ये बहुत स्लो वेलोसिटी से फाइबर्स को लेकर, सिग्नल्स को लेकर जा रहे होते हैं। ब्रॉड फील्ड होती है इनकी पेरिफेरल रेटिना में, जिस तरह मैंने ये वाला सेल है ना, इसकी भी ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। अगर मैं ये आपको इस इमेज में शो करूँ ना, तो आप यूँ कह सकते हो कि जाने वाली दरमियान में तो इसके लिए अलग गैंग्लियन सेल्स है, इस जगह के लिए अलग गैंग्लियन सेल है, यहाँ के लिए अलग गैंग्लियन सेल है, यहाँ के लिए अलग गैंग्लियन, फिर थोड़ा जैसे बाहर जाते रहोगे तो इस सारे के लिए एक गैंग्लियन सेल है, इसके लिए एक गैंग्लियन सेल है, इसके लिए एक गैंग्लियन सेल है, इसके लिए एक गैंग्लियन। बिल्कुल पेरिफेरी में देखोगे तो इतने बड़े रीजन के लिए एक ही गैंग्लियन सेल है, इतने बड़े रीजन के लिए एक ही गैंग्लियन सेल है, इन सारे फाइबर्स के लिए भी एक ही गैंग्लियन सेल है। तो यहाँ पे ज़रा से बात रेजोल्यूशन बहुत थोड़ी होगी, दरमियान में रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होगी, समझ रहे हैं बात को। तो डब्ल्यू सेल्स भी कुछ इस तरह के साथ है जो कि पेरिफेरी में काफ़ी बड़ी उनकी फील्ड होती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट जगह के बारे में नहीं बता सकते। अलबत्ता ये डायरेक्शनल मूवमेंट में रोल प्ले कर रहे होते हैं। कोई भी जो मूवमेंट होती है या कोई भी जो रैपिडली चीज़ मूव की है उसके बारे में आपको बता देंगे। आपने नोट किया, अगर कोई चीज़ रैपिडली मूव करती है तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाते। अचानक कोई चीज़ तेज़ी से आपकी राइट साइड से गुजरी है, या आप कह लो कि रोड से एक गाड़ी तेज़ी से गुजरी है, वो आपको, आप तो देख कहीं और रहते, देख आप दरख्त पे रहते, लेकिन अचानक आपको महसूस हुआ यहाँ से कोई गाड़ी गुजरी तेज़।
अब मैं आपसे पूछूंगा यार ये तरह बताना गाड़ी रोड की कौन सी लेन में थी, दरमियान वाली लेन में थी, राइट लेन में थी, लेफ्ट लेन में थी, और आप कहोगे भाई मुझे बस गाड़ी का पता चला तेज़ गुजरी है, लेन का एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, तो आमतौर पर जो हम जो रैपिडली किसी चीज़ को देखते हैं इसमें विजुअल एक्यूरेसी हमारी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अलबत्ता हमें वो चीज़ पता चल जाती है। तो यही काम है आपका डब्ल्यू सेल्स का। फिर हमारे जो एक्स सेल्स होते हैं इनकी स्मॉल फील्ड होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फाइन डिटेल्स ऑफ द विजुअल इमेज को देखने में रोल प्ले करते हैं, और फिर आप कह लो कलर विजन में भी यही रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर जो वाई सेल्स हैं हमारे पास, अभी ये गैंग्लियन सेल्स की टाइप देख रहे हैं हम। जो वाई सेल्स हैं इनकी ये एक तो लार्जेस्ट सेल्स हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ब्रॉड डेंड्रिटिक फील्ड्स हैं इनकी, काफ़ी बड़ी फील्ड होती है, और ये रैपिड चेंजेस इन विजुअल इमेजेस के लिए रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वो जो मैंने आपको गाड़ी वाली मिसाल दी थी ना, वो दैट इज़ मोर रेलिवेंट फॉर वाई सेल्स, क्योंकि ये बेसिकली रैपिड चेंजेस के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। वो जो थे वो तो डायरेक्शनल मूवमेंट्स के लिए, वहाँ पे रैपिड मूवमेंट का जिक्र नहीं था, तो मैंने गाड़ी वाली मिसाल दी थी वो वाई सेल्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। ठीक होगी बात। और इनकी बहुत लार्ज फील्ड भी, बहुत लार्ज सेल्स हैं, और इनकी रिसेप्टिव फील्ड काफ़ी लार्ज है, तो इसलिए आप एग्जैक्टली बता नहीं पाते कि कौन सी जगह पे गाड़ी गुजरी है। अच्छा, अब प्राइमेट्स में वो कह रहे हैं गैंग्लियंस की जो टाइप्स हैं वो जनाब बेतहाशा टाइप्स हैं, कोई 20 टाइप्स है रेटिनल गैंग्लियन से हम देख चुके हैं अभी तक, लेकिन अब जाहिर बात है इतनी तो नहीं डिस्कस करनी, कोई अब MBBS वाले बच्चों पे रहम भी कर लो यार। तो वो कह रहे हैं चलो ठीक है यार, हम ऐसा करते हैं जो सेल्स हैं उनको 2 मेन टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक पी सेल्स और एक एम सेल्स। जो पी सेल्स हैं वो इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि वो हमारे पास पैरवोसेलुलर सेल्स हैं, क्योंकि हमारी वो जो थैलेमस की पैरवोसेलुलर लेयर में जाकर अपने सिग्नल्स को पहुंचा रहे हैं। और जो जो एम सेल्स हैं उनको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो थैलेमस में मैग्नोसेलुलर लेयर में अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, तो इसलिए हम उनको मैग्नोसेलुलर सेल्स या फिर एम सेल्स का नाम देते हैं। तो शुक्र है ये तो थोड़ी बहुत ही बातें जो हैं वो थोड़ी सी आसान हो गई हैं, कोई सॉरी ऑफ द लिटिल। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो आपके विजुअल सिग्नल्स होते हैं ना, ये जाते हैं हमारी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, सही होगी बात, या लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में। और जो हमारे ईयर के ऑडिटरी सिग्नल होते हैं वो जाते हैं मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में। अब ये आपके लिए कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है यार, लेटरल में कौन जा रहा था, मीडियल में कौन जा रहा था। तो ये समझ लो कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये हमारे उल्टे लगे हुए हैं। किस तरह से, आईज़ इंसान की, ये अगर कोई इंसान का मैंने मुंह बनाया, ये नीचे उसकी दाढ़ी है, ये उसकी मूछें हैं, तो आईज़ मीडियली मौजूद होती हैं, ईयर्स लेटरली मौजूद होते हैं। लेकिन आईज़ जाती हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, और ऑडिटरी सिग्नल जाते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, सही होगी बात। तो आईज में बता रहे हैं लेटरल जेनिकुलर बॉडी की पैरवोसेलुलर लेयर में या मैग्नोसेलुलर लेयर में जा रहे होते हैं। अब फ़र्क क्या है पी सेल्स में और एम सेल्स में? जनाब, पी सेल्स की जो रिसेप्टर फील्ड होती हैं वो छोटी होती हैं, एम सेल्स की रिसेप्टर फील्ड्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, सही। पी सेल्स सिग्नल्स को काफ़ी स्लोली लेकर जाते हैं, एम सेल्स सिग्नल्स को बड़ी स्पीड से लेकर जाते हैं। अब वैसे आप सोच रहे होंगे कि जो पी सेल्स है वो ज़्यादा क्लियर इमेजेस के लिए होते होंगे और एम सेल्स इतनी कोई ख़ास क्लियर इमेजेस के लिए नहीं होंगे। पी सेल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव टू कलर होते हैं, जबकि एम सेल्स आर नॉट सेंसिटिव, यानी एम सेल्स आमतौर पे वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर जाते जो कि सेंसिटिव टू कलर हो, कलर को कॉन्ट्रास्ट वगैरह नहीं करते। हाँ, एम सेल्स ब्लैक वाइट स्टिमुलस में बड़ा हाई किस्म का कॉन्ट्रास्ट के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एम सेल्स हाईली सेंसिटिव होते हैं, लो कॉन्ट्रास्ट स्टिमुलस हो तो उसको भी वो बहुत अच्छा देख लेंगे। रैपिड मूवमेंट्स के लिए एम सेल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी रिसेप्टिव फील्ड्स हैं, सही होगी बात। जबकि जो पी सेल्स है वो कलर्ड विजन के लिए, फाइन डिटेल्स के लिए, और इनको खैर लो कॉन्ट्रास्ट सेल्स का इतना सही से पता नहीं चलेगा, लेकिन ये फाइन डिटेल्स और ये जो चीज़ें ना नफासत वाली, ये आपके पी सेल्स कैरी कर रहे होते हैं। जबकि एम सेल्स, इसके जो डब्ल्यू सेल्स थे ना, वो कुछ उस तरह के बड़ी बड़ी इनकी फील्ड्स हैं, रैपिड मूवमेंट को उन्होंने सेंस करना है, कुछ इस तरह का काम है। अच्छा, एक और तरह के सेल्स भी होते हैं, वो है जनाब वाली काफ़ी कम जानते हैं लोग उसको, ये है मेलानोप्सिन तो उनका पिगमेंट है। और जो तीसरी टाइप की सेल्स है ना, इनका बेसिकली काम ये है कि ये सिग्नल्स को कहते हैं कि ब्रेन के नॉन विजुअल एरियाज़ तक लेके जाते हैं, यानी कि ब्रेन के उन एरियाज़ तक जो एरियाज़ इमेज फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करते हैं। तो फिर भाई उन एरियाज़ तक आप लाइट को लेके क्यों जा रहे हो, लाइट का स्टिमुलस लेके क्यों जा रहे हो? ओ भाई, लाइट के स्टिमुलस से इमेज बनने के अलावा और भी काम होते हैं। कौन से काम? जैसे मिसाल के तौर पर जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, एक सर्केडियन साइकिल में रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो आपका साइकिल है ना, वो जो आपको दिन को जाग आ जाती है, रात को नींद आ जाती है, ये एक हर इंसान में साइकिल चल रहा होता है ना। तो ये साइकिल को ये साइकिल भी जाहिर सी बात है दिन रात से चल रहा है। आपकी आई से स्टिमुलस जाता है कि इस वक्त दिन है, इस वक्त रात है, फिर तो पता चलता है आपको। और इसी साइकिल की खराबी होती है ना, जब हम वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं, यहाँ से कोई अमेरिका चला जाए वो जेट लैग हो जाता है, सर्केडियन साइकिल है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब वो कह रहा होता है कि यार अब तो रात का टाइम हो गया, सो जाओ, लेकिन अभी असल में हकीकत में दिन होता है, तो वो ना अजीब सी गड़बड़ हो जाती है, 2-3 दिन बड़ी डिस्टर्ब नींद रहती है बंदे की, सही बात है। ये जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स थे, ये नॉन विजुअल ऑफ द ब्रेन तक मैसेज को लेकर जा रहे होते हैं।
ऑलराइट जी, लो जी, यहाँ पे हमने काफ़ी तक गैंग्लियन सेल्स की टाइप को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं एक्साइटेशन ऑफ द गैंग्लियन सेल्स को। सीधी सी बात है, स्पॉन्टेनियस कॉन्टीन्यूस एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल्स। यहाँ पे वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं वो हर वक्त कुछ ना कुछ एक्शन पोटेंशियल ब्रेन में भेजते रहते हैं। सही होगी बात, जो गैंग्लियन सेल्स हैं, लाइट पड़ रही हो ना पड़ रही हो, ये थोड़े बहुत एक्शन पोटेंशियल हर वक्त ब्रेन में भेजते रहते हैं। हाँ, जब लाइट पड़ेगी जिस वाले एरिया में पड़ रही है वो कुछ ज़्यादा ही सिग्नल्स भेजना शुरू कर देगा और लेटर इनहिबिशन की वजह से साइड वालों के सिग्नल्स कम हो जाएंगे। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास जिस पर्टिकुलर मतलब ये वाला गैंग्लियन सेल है ना, इस गैंग्लियन सेल्स के जो रॉड्स हैं उन पर लाइट पड़ रही है, तो जिस गैंग्लियन सेल के रॉड्स पर लाइट पड़ेगी उसकी इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगी और उसके साइड वाले जो हैं उनमें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, लेटर इनहिबिशन हो गई है। और जब ये लाइट अल्टीमेटली ख़त्म होगी तो ज़ाहिर सी बात है इस पर लाइट पड़ना बंद हो गई। अब ये एक्शन पोटेंशियल बनाना छोड़ देगा, उल्टा ये ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल बनाना शुरू कर देगा लेटर इनहिबिशन वगैरह की वजह से, क्योंकि इसको काफ़ी जैसे हमने रोका हुआ था पहले जब इस पर सिग्नल से, तो इसको रोका हुआ था ना, क्योंकि ये इनहिबिट हो रहा था। अब जब इसके सिग्नल बंद हो गए तो ब्रेन को बड़ा अच्छा पता चल जाता है कि कहाँ पे लाइट पड़ी है, क्योंकि जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ पे एक तो एक्शन पोटेंशियल बनना शुरू हो जाते हैं और उसकी साइडों पे एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल ज़ीरो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें बड़े अच्छे से पता चल जाता है कि यार किस जगह पे क्या पैगाम आ रहा है। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, सही होगी बात। लाइट की इंटेंसिटी का भी बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात डिस्कस की हुई है उन्होंने, लेटरल इनहिबिशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना वो इस तरह का है कि हम बेसिकली कंट्रास्ट को बहुत अच्छा देख पाते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी वाइट दीवार है और वो वाइट दीवार को आप देख रहे हो, तो अब आपके आइज़ में एक ही तरह के सिग्नल जा रहे हैं, सारे जो सेल हैं वो एक ही जितने एक्साइट हो रहे हैं, तो इसमें कोई तकरीबन एक ही जैसी मतलब कोई बहुत ज़्यादा सिग्नल आके ब्रेन में नहीं जाते। होता बेसिकली क्या है, ये सारे सेल्स है ना, ये सारे फोटो रिसेप्टर्स को एक ही जितनी लाइट मिल रही है, तो ये वाला फोटो रिसेप्टर खुद थोड़ा सा एक्साइट करेगा इसको, ये साइड वाला जो है वो उसको इनहिबिट कर रहा होगा, ये भी इनहिबिट कर रहा होगा लेटरल इनहिबिशन की वजह से। ये हॉरिजॉन्टल सेल है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल सेल के थ्रू इसको इनहिबिट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सेल के थ्रू इसको इनहिबिट कर रहा है। तो ये जो आपका बाइपोलर सेल है इसको जितनी एक्साइटेशन मिली थी उतनी इनहिबिशन भी मिल गई है, तो बस थोड़े बहुत सिग्नल ब्रेन तक पहुँचेंगे। इसी तरह अगर इसके आगे कोई बाइपोलर सेल हुआ तो जितना वो ये वाला एक्साइट कर रहा होगा उतना साइड वाले इनहिबिट कर रहे होंगे, ब्रेन तक कोई खास ज़्यादा सिग्नल नहीं पहुँचते। हाँ, अब अगर कोई कॉन्ट्रास्ट आ गया, इस इमेज में कॉन्ट्रास्ट आ गया, यानी कि इन दोनों को एक्साइटेशन मिल रही है, मिसाल के तौर पे इसको एक्साइटेशन नहीं मिल रही, अब फ़र्क आएगा। अब क्या फ़र्क आएगा, ये मोहतरम एक्साइट कर रहे हैं, एक तरह से तो इनहिबिशन आ रही है, दूसरी तरह से इनहिबिशन नहीं आएगी, तो ये बाइपोलर सेल थोड़ा बहुत एक्साइट ही हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मैं पता चलेगा कि भाई चेंज आई है थोड़ी सी। सही होगी बात। तो कंट्रास्ट जो होता है इमेज का, उस कंट्रास्ट को हम बहुत अच्छे से सेंस कर पाते हैं। दूसरी चीज़ें मतलब एक जैसी अगर इमेज बन रही है, सारे सेल्स एक जितने एक्साइट हो रहे हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से सेंस नहीं कर पाते। यहाँ पे डिस्कस किया हमने, जब लाइट इंक्रीज़ कर रही होती है या डिक्रीज़ कर रही होती है, जब लाइट ऑन हो रही होती है या ऑफ हो रही होती है, तो उस वक्त सिग्नल्स में काफ़ी बढ़ाव चढ़ाव आता है, तो हम चेंजेस को बेसिकली ज़्यादा अच्छा आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक एग्जांपल उन्होंने मक्खी की दी हुई है कि भाई साहब सीधी सी बात है, अगर कोई मक्खी आपके पास से गुजरती है या कोई इस तरह से, तो हमें फ़ौरन पता चलता है कोई चीज़ गुजरी है यहाँ से। सही है। उसके बरक्स अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि यार इस वक्त कोई मक्खी नज़र आ रही है, तो आप कहोगे यार मुझे पूरा इतना कमरा है, हो सकता है आपके फील्ड ऑफ विजन में कोई छोटी सी मक्खी बैठी हुई हो लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रही। तो जब एक चीज़ स्टिल होती है तो हम उसको कोई खास सेंस नहीं कर रहे होते, कोई बहुत ज़्यादा फाइबर हमारे ब्रेन में नहीं जा रहे होते, लेकिन जब वो कोई चीज़ मूव करने लगती है तो जैसे ही मूव करती है जाहिर सी बात है चेंजेस आना शुरू होती हैं। चेंजेस इन द लाइट आई है, किसी रॉड वाली जगह पे कोई डार्क चीज़ आ गई है, जाहिर सी बात है जब वो एक मक्खी है उसके डार्क सिग्नल्स पहुँचेंगे हमारे ब्रेन तक, तो किसी जगह पे ज़्यादा इंपल्सेस बनना शुरू हो जाएंगे, किसी जगह पे कम इंपल्सेस बनना शुरू होंगी। जब मक्खी एक ही जगह बैठी हुई है फिर तो इंपल्सेस तकरीबन कांस्टेंट रहती हैं। सही होगी ना बात। तो इसी वजह से जब एक जगह बैठी होती है तो हम इतना प्रॉपर्ली नहीं देख पाते उसको, लेकिन जब वो कभी मूव करती है तो हम उसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। ये मैंने इस वाले की एग्जांपल दी है, थोड़ी लेट दी है ज़रूर, क्योंकि पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया, फिर ये कॉन्सेप्ट दिया, फिर पिछले कॉन्सेप्ट की एग्जांपल दे दी, तो थोड़ी सी मेरी गलती को माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी, ट्रांसमिशन ऑफ कलर सिग्नल्स बाय द गैंग्लियन सेल्स। सीधी सी बात है, रेड कौन है, ग्रीन कौन है, ब्लू कौन है, लेकिन गैंग्लियन सेल तो एक ही तरह के होते हैं। हमने ये तो देखो गैंग्लियन सेल रेड के लिए अलग होंगे, ब्लू के लिए अलग होंगे, ग्रीन के लिए अलग होंगे, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। तो भाई साहब गैंग्लियन सेल्स जो है ना वो सिर्फ वाइट सिग्नल ही लेके जाते हैं, वाइट का सिग्नल लेके जाते हैं। अगर तो किसी गैंग्लियन सेल पे रेड कौन भी लग रही है, ग्रीन कौन भी लग रही है, तो वो सिर्फ वाइट का सिग्नल लेके जाएंगे। अच्छा, तो फिर लाइट का हमें कलर का कैसे पता चलेगा? भाई साहब कुछ गैंग्लियन सेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह की कोन्स को रिसीव कर रहे हैं, यानी कि एक गैंग्लियन सेल होगा वो कहेगा मैं सिर्फ रेड कोन्स को रिसीव कर रहा हूँ, एक होगा वो कहेगा मैं सिर्फ ग्रीन कोन्स को रिसीव कर रहा हूँ।
तो ऐसे गैंग्लियन सेल्स जो होते हैं वो फिर हमारे पास कलर की आइडेंटिफिकेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर देते हैं, उनकी वजह से कलर बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई हो जाता है। कुछ ऐसे भी होंगे कि जब रेड लाइट पड़ती है तो वो गैंग्लियन सेल एक्साइट होता है और ग्रीन लाइट से वो इनहिबिट होता है। सही हो गई ना बात। तो ये ऐसे जो गैंग्लियन सेल्स हैं उनकी वजह से हमारा ब्रेन बड़े अच्छे से चीज़ों को समझ लेता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है हमारे रेटिना के मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। कलर को एनालाइज करने में गैंग्लियन सेल्स रोल प्ले करते हैं। वो लाइट बढ़ रही है या घट रही है या मूव कर रही है, इसको एनालाइज करने में आपको याद होगा एमाकाइन सेल बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो काफ़ी हद तक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके रेटिना में ही एनालाइज हो जाती है, बाकी रहा सहा काम ब्रेन मोहतरम कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।